नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नौसेना प्रमुख की दो टूक पाकिस्तान से किसी भी खतरे से निपटने को तैयार। खबर में आगे जिक्र होगा कि अपने बिछाए जाल में फंस गया पाकिस्तान, सुरक्षा बलों के लिए नवंबर सबसे घातक, आतंकी हमलों में गई 68 जवानों की जान। आगे आपको बताएंगे कि आतंकियों की अब खैर नहीं, घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में BSF की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने संभाला मोर्चा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बांग्लादेश सीमा पर चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन, हजार साधु संतों ने लगाया जमावड़ा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि किसान आंदोलनकारियों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, हाईवे ना रोके, जनता की सुविधा का भी ख्याल रहे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से किसी भी खतरे से निपटने को तैयार, नौसेना प्रमुख की 2 टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि हमने अहम और आधुनिक तकनीक को नौसेना में शामिल करने की कोशिशें कई गुना बढ़ा दी हैं। सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के भी देश में निर्माण की मंजूरी दे दी है, जो देश में बन रहे हथियारों पर बढ़ रहे विश्वास को दर्शाता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नेवी डे को लेकर की जा रही प्रेस वार्ता में कहा कि भारत जल्द ही 26 नौसैनिक राफेल जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की प्रस्तावित खरीद को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। उन्होंने नौसेना की तैयारियों के बारे में बताया कि अभी देश में 62 युद्धक जहाज हैं और 1 पनडुब्बी निर्माणाधीन है, और साथ ही अभी नौसेना को 31 और ताकतवर युद्धक जहाज और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों की और ज़रूरत है। इसके साथ ही 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन की भी ज़रूरत है। कई जहाज तैयार हैं और कम से कम 1 जहाज को अगले साल ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान से निपटने के लिए हैं हम तैयार, और ये 2 टूक कह दिया है नौसेना के प्रमुख ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने बिछाए जाल में फंस गया पाकिस्तान, सुरक्षा बलों के लिए नवंबर रहा सबसे घातक, आतंकी हमलों में गई 68 जवानों की जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए नवंबर का महीना घातक महीनों में से एक रहा। इस महीने देश में आतंकी हमलों और मुठभेड़ में 68 सुरक्षा बलों समेत 245 लोगों की मौत हो गई। हताहतों में 127 आतंकी और 50 नागरिक शामिल हैं। आतंकी हमलों और हताहतों को देखते हुए अगस्त के बाद नवंबर को दूसरा सबसे घातक महीना माना गया। अगस्त में 92 नागरिकों, 108 आतंकियों और 54 सुरक्षा बलों के जवानों समेत 254 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत दर्ज की गई है। इससे पहले अक्टूबर में 62 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। बमबारी में 104 सुरक्षा कर्मियों और 119 नागरिकों समेत 257 लोग घायल हुए। यह आंकड़े हाल के दिनों में आतंकी हमलों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि केवल आतंकी हमलों में 54 सुरक्षा कर्मियों, 50 नागरिकों और 27 आतंकियों समेत 131 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों, अपने ही जो जाल जो बिछाया है पाकिस्तान ने, जो आतंक को जो प्रायोजित करता है पाकिस्तान ताकि वो भारत को न्युकसान पहुंचा सके, लेकिन अब खुद उस आतंक के जाल में फंसता जा रहा है पाकिस्तान और अपने ही जवानों की जान ले रहा है पाकिस्तान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों की अब खैर नहीं, घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में BSF की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने संभाला है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के रास्ते बंद होने के बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए जम्मू संभाग में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने मोर्चा संभाल लिया है। कठुआ व सांबा जिला में 2000 जवानों की तैनाती सीमा के ऐसे हिस्सों में की है, यहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की अधिक कोशिशें करवाता है। कठुआ में सीमा के संवेदनशील हिस्सों के साथ पंजाब से लगते जम्मू के इलाकों में सुरक्षा ग्रिड को और पुख्ता बनाया गया है। सीमा पर पहले से तैनात प्रहरियों के पीछे दूसरी पंक्ति में उक्त जवानों को रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैनाती BSF ने कर दी है। अतिरिक्त बटालियन ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और अब आतंकियों की खैर नहीं और नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का BSF ने पुख्ता प्लान बना लिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके देश की सेना का समर्थन जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश सीमा पर चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन, हजार साधु संतों ने लगाया जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों,
बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में और इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग करते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पेट्रोपोल सीमा पर 1000 से अधिक साधुओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। पेट्रोपोल सीमा चौकी से करीब 800 मीटर दूर विरोध स्थल पर अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले साधु सुबह से ही पहुंचने लगे। विधानसभा में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश मुद्दे पर बुधवार को पेट्रोपोल सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। इस प्रदर्शन में हिंदू जागरण मंच और अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। पेट्रोपोल सीमा पर पहुंचने के बाद एक साधु ने कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग करते हुए भारत और बांग्लादेश सरकार को शांति का संदेश देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के बंगाल शाखा के अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद ने रविवार को कहा था कि जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और मंदिरों पर हमले को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती तब तक पेट्रोपोल सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के एल्बर्ट रोड सेंटर में प्रार्थना सभा और कीर्तन का आयोजन कर रही है। उन्होंने चिन्मय दास की रिहाई की मांग करते हुए पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलनकारियों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, हाईवे ना रोकें, जनता की सुविधा का भी रखें ख्याल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को नसीहत दी है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि आप प्रदर्शनकारी किसानों को समझाएं कि वो राजमार्गों को बाधित न करें और लोगों को सुविधाओं का ध्यान रखें। डल्लेवाल को पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से उठा दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि उन्हें पुलिस ने कथित हिरासत में रिहा कर दिया है और इसके बाद वो एक बार फिर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई किसान एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होने दें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर से डल्लेवाल को उठाया गया था। अब वो फिर से रिहा हो गए हैं और अपने साथियों को समझाते हुए भी दिखे कि वो आमरण अनशन समाप्त कर दें। बेंच ने डल्लेवाल की ओर से पेश वकील गुरिंदर कौर गिल से अदालत ने कहा कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता को आंदोलन से असुविधा ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी को मिलेगा महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी, शिंदे फडणवीस के नाम के बीच ये चर्चा हो गई तेज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम को जारी करते हुए सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन महायुति राज्य के लिए अपने नए मुखिया का चयन नहीं कर पाई है। शिवसेना जहां पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के कामकाज को आधार बनाकर उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी सौंपने की वकालत कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रही है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है। 3 दिन पहले इस मुद्दे को सुलझाने और नए मुखिया का नाम फाइनल करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों को ही दिल्ली बुलाया था। दोनों ही दावेदारों के साथ बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि आलाकमान ने नाम तय कर लिया है और इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है। प्रधानमंत्री जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन सप्ताह भर बाद भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो सका है। सीएम के लिए अब तक जहां 2 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती थी, तो वहीं एक तीसरे नेता के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। नितिन गडकरी केंद्र की मोदी सरकार के सबसे अच्छे और बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं। मंत्री रहते हुए पूरी तरह विवादों से दूर रहे हैं। वो भारत भर में हाईवे मैन के तौर पर भी मशहूर हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महाराष्ट्र का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब दुश्मन देशों की खैर नहीं, भारत ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पुष्टि करते हुए बताया कि भारत ने पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। बता दें कि इस मिसाइल को हाल में ही नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना दिवस से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेप पथ पर अधिक डेटा का इंतजार है। दरअसल K4 मिसाइल का परीक्षण कथित तौर पर 27 नवंबर को विशाखापट्टनम के तट पर पनडुब्बी INS हरिघाट से किया गया था, जिसे 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण था। जानकारी दे दें कि K4 मिसाइल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों के छोटे समूह का हिस्सा बन
गया है जो जमीन, हवा और समुद्र के अंदर से परमाणु मिसाइल दाग सकते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी समग्र सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की है और अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस संबंध में यह भी कहा कि 2 SSN यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के लिए सरकार की मंजूरी ने इस बात का संकेत दिया है कि देश को ऐसी नौकाओं के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं पर विश्वास है। तो दोस्तों, क्या आपको भी देश की स्वदेशी क्षमताओं पर विश्वास है और आप भी ऐसा मानते हैं कि देश में वो क्षमता है जो पूरे दुनिया में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए BSF का बड़ा कदम, जम्मू में 2 और बटालियन तैनात। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू क्षेत्र में 2000 से अधिक कर्मियों वाली 2 नई बटालियनों की तैनाती पूरी कर ली है ताकि पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ को बेहतर ढंग से रोका जा सके, साथ ही क्षेत्र में हाल ही में बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। इस संबंध में एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सैनिकों को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF सीमा तैनाती के ठीक पीछे रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। BSF की इन 2 बटालियनों को हाल ही में उड़ीसा के नक्सल विरोधी अभियान से हटा लिया गया था और अब इन्हें जम्मू क्षेत्र में पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्य सर्दियों के शुरू होने से पहले किया जाना था। अधिकारी ने बताया कि यूनिट के कर्मियों को सांबा क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों व जम्मू से सटी पंजाब सीमा पर तैनात किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार रात 2 स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने लोअर मुंडा के गुलाब बाग क्षेत्र में नाका लगाया था। इस दौरान वहां से 2 लोग गुजरे। नाके पर तैनात जवानों ने संदेह होने पर उन्हें रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगे। इस पर सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में दोनों स्थानीय आतंकी निकले। उनके पास भी हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूछताछ में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों किसी वारदात को अंजाम देने तो नहीं जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि NIA ने हंदवाड़ा नार्को टेरर मॉड्यूल मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 जगहों पर तलाशी ली। इसी मॉड्यूल का खुलासा 11 जून 2020 को हुआ था। मॉड्यूल के एक सदस्य मुनीर अहमद बांडे को 20 नवंबर को ही गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से दुनिया को आकर्षित करेगा भारत, संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया पूरा खाका। जी हाँ दोस्तों, आने वाले सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत जहां दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की तैयारी में भी है। फिलहाल इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके तहत अगले कुछ सालों में दुनिया के 100 और देशों के साथ भारत अपने सांस्कृतिक करार करेगा। साथ ही इन देशों में जाकर भारत महोत्सव का भी आयोजन करेगा। इसके जरिए वो अपने नृत्य, संगीत, रंगमंच, संग्रहालय और पुस्तकालयों आदि से दुनिया को परिचित कराएगा। मौजूदा समय में भारत के 84 देशों के साथ सांस्कृतिक करार हैं। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक सांस्कृतिक करार को लेकर दुनिया भर के देशों के साथ बातचीत शुरू की गई है। अगले साल यानी वर्ष 2025 में इसमें और तेजी दिखेगी। माना जा रहा है कि इस करार का देश के पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दुनिया के देश जब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पावर को देखेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से उस ओर खींचे हुए आएंगे। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत को एक नई सोच भी विकसित होगी। वैसे भी भारत ने कोरोना काल में अपनी मददगार छवि से दुनिया को अपने आप को परिचित कराया था। मंत्रालय के मुताबिक इस सांस्कृतिक करार से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में भी काफ़ी मजबूती आएगी। इसका असर पर्यटन के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस पहल से देश को बाकी देशों के भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। खासकर संग्रहालयों, अभिलेखगारों और पुरातात्विक स्थानों के संरक्षण में मदद मिलेगी। बता दें कि अब तक 59 देशों में 62 भारत महोत्सव आयोजित हो चुका है और भारत ने ये पहल ऐसे समय शुरू की है जब दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन में इसे लेकर एक बड़ा रोड शो भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से बागपत तक रूट तैयार। पीएम मोदी
करेंगे इसका उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 सेक्शन उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। पीएमओ से इसके लिए वक्त मांगा गया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के आसार हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दोनों सेक्शन 32 किलोमीटर लंबे हैं। दिल्ली में 17 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड बनाया गया है, वहीं जो बचा हुआ 15 किलोमीटर का हिस्सा है वो गाजियाबाद और बागपत के बॉर्डर में है। इस एक्सप्रेसवे को 2 सेक्शन में बांटकर तैयार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी उद्घाटन की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों को चलाकर ट्रायल भी किया गया। इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं मिली है। सुरक्षा मानकों पर भी ये खड़ा उतरा है। बाकी सभी तरह की जांच भी पूरी कर ली गई है। दिल्ली से बागपत सेक्शन खुलने से दिल्ली, गाजियाबाद, लोनी और बागपत के बीच सफर करना काफी आसान हो जाएगा। गाजियाबाद के लोगों को भी दिल्ली जाने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। वहीं लोनी की कई कॉलोनियों के लोगों के लिए दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। इसके खुलते ही आप आराम से अक्षरधाम पहुंच सकेंगे। NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले एक्सप्रेसवे की जांच की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को कई जगहों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी कामों को महज कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रह के लिए तैयार हो जाएं। पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर ऊपर बनेगा इतिहास। भारत के इसरो का अहम रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगला सूर्य ग्रहण लगने में अभी महीनों का इंतजार है, लेकिन पृथ्वी से ऊपर वैज्ञानिक जल्द ही कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतिम तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें सैटेलाइट को भेजकर पृथ्वी से बहुत ऊपर कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कक्षा में सटीक ढंग से उड़ान भरने का पहला प्रयास है। इसमें 2 अंतरिक्ष यान ग्रह के चारों ओर ऐसी व्यवस्था में चक्कर लगाएंगे जो 1 किलोमीटर से भी अधिक नहीं हटती। सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष यान बुधवार 4 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार शाम 4:08 पर भारत के श्रीहरिकोटा से उड़ान भर लेगा और इसी के साथ इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले NC कांग्रेस आमने सामने 4 सीटों के लिए होना है चुनाव। बीजेपी ने भी शुरू की गोलबंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की खाली पड़ी 4 सीटों के लिए प्रदेश के राजनीतिक दलों के बीच हलचल शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी से सीटों के लिए आमने सामने दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि राज्यसभा में उसकी 3 सीटें पक्की हो जाए। वहीं सूत्रों के अनुसार 6 विधायकों वाली कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा में उसको भी 1 सीट मिले। इसे लेकर कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात भी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार से बड़ी खबर। किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नई योजनाओं से आएंगी खुशहाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलहाए, इसके लिए सरकार ने रैयती जमीन से स्वयं ही बालुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा नई नियमावली में भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रैयती जमीन से बालुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खनन एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में 6 नदियों को छोड़ शेष आदि नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बालुई मिट्टी हटाने के प्रावधान किए गए हैं। जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है उसमें सोन, कियोल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की बैठक, परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में पार्टी। जी दोस्तों, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता एकत्र हुए। बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन चुनावों के 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इससे पहले 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी।
पार्टी ने छतरपुर, किराड़ी, विश्वासनगर, रोहतास नगर, लक्ष्मीनगर, बदरपुर, सीलमपुर, सीमापुरी, घोड़ा, करावल नगर और मटियाला सहित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई गोलियां, 17 आतंकी ठेर। पाकिस्तान में चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान अब खुद आतंकियों से ही परेशान है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को 2 अलग अलग ऑपरेशन में 17 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से गनशिप के जरिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। देश के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन बन्नू और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा विवाद पर बोले जयशंकर। पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान मतभेदों को निपटाने पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में भारत और चीन के बीच मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालने और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बाधित करने से रोकने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत 23 अक्टूबर को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई। ये बैठक उस समय हुई जब भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर देमचौक और देपसांग के विवादित क्षेत्रों में सैनिकों को हटाने के लिए समझौता किया था।